नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 में स्वागत है। कल हमने भारतीय संविधान में राज्य की संरचना को पढ़ा था। आज हम केंद्र सरकार को पढ़ेंगे। केंद्र सरकार में हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे, विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित कुछ प्रावधान पढ़ेंगे और प्लस MCQ जो प्रति एक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। तो देखते हैं। केंद्र सरकार भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद जो है कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं। विधायिका से मतलब है संसद। 2 सदन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा माना जाता है, इसलिए संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संसद का निर्माण होता है। फिर देखते हैं न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। और फिर हम करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट से मतलब है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और उनके अधिकार और कार्य प्रणाली को पढ़ेंगे और संसद की कार्यवाही को पढ़ेंगे। सत्र, प्रश्नकाल, शून्यकाल या संसद की समिति को पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति को देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 52 से 62 तक इसमें प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति जो संक्षेप में कहें तो 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। और अनुच्छेद 53 में है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में है, राष्ट्रपति में ही निहित होगी। और अनुच्छेद 54 से कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा, ये अनुच्छेद 54 में। 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है वो मात्र 5 वर्ष का होगा। और 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है जितनी बार भी चाहे, वो उसकी कोई उसमें लिमिट नहीं है। अनुच्छेद 58 को कहा गया कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य होने की योग्यता भी राष्ट्रपति रखता हो। अनुच्छेद 59 में कहा है कि राष्ट्रपति की शर्तें कोई अन्य लाभकारी पद पर नहीं ले सकता, यानी कि राष्ट्रपति की शर्त यह है कि कोई उस पर कोई लाभकारी पद ना हो। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, उसकी शपथ प्रतिज्ञा और जो मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। अनुच्छेद 60। 61 में कहा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसी भी सदन के द्वारा। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर ये होने चाहिए, ये कहा गया है 62 में। संक्षेप में देखें तो 52 और 53 में अस्तित्व और शक्तियां हैं और 54-55 में चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है और 56-57 में कहे तो कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन प्रक्रिया है। 58-59 में योग्यता है, शर्तें हैं और 60 में शपथ और 61 में महाभियोग और 62 में कहे तो रिक्त और पुनर्चुनाव। विस्तार से देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल कराता है। इसमें जो शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं चुनाव में। लोकसभा, राज्यसभा के नामित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, नामित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व
के आधार पर इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 56 में कहा गया है, और पुनः चुने जा सकते हैं, बार बार चुने जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में है, राष्ट्रपति की योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष इसकी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य भी ये होना चाहिए, और भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसित न हो। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति इनकी शक्तियां हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करना भी इनकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। विधायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं, तो विधायिक शक्तियों से मतलब है संसद का सत्र बुलाना या स्थगित करना या लोकसभा को भंग करना, इनकी विधायिक शक्तियों में ये आते हैं। न्यायिक शक्तियां की बात करें, न्यायिक शक्तियां भी इनके पास है, जैसे दया याचिका पर निर्णय लेना, अक्षमा करना, माफी करना, किसी भी अपराधी की दंड को क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये इनके पास न्यायिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं, जैसे अनुच्छेद 352, 56 और अनुच्छेद 360 में। सैन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं, भारत के तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं, वो सैन्य शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, यदि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा हो तो संसद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है, वो दोनों सदनों में विशेष बहुमत अवश्य होना चाहिए, तभी महाभियोग इस पर चलाया जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह स्थापित किया गया है। कि भारत में राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि जो पद है राष्ट्रपति का वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और यह पद 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। यह पद 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें कौन भाग नहीं लेता, तो इसमें राज्य विधान परिषद के जो सदस्य निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल में केवल सांसदों और राज्यों के शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद और नामित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। नेक्स्ट दिया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो हम उस पर महाभियोग लगा सकते हैं विशेष बहुमत के द्वारा। तो ये लगाते हैं, अनुच्छेद 61 में ये प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत इसमें आवश्यक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो रहा है तो कम से वो 6 महीने में जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव इसमें होता है। रिक्ति की स्थिति में 6 महीने के भीतर जो है चुनाव ये होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वे दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और यदि मुख्य जस्टिस ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय
वरिष्ठ न्यायाधीश भी जो है वहां से जो है ये शपथ इन्हें दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 63 से 71, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। 63 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। तो राज्यसभा के सभापति होंगे ये कहा गया है अनुच्छेद 64 में, और ये भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद पर रिक्त होने या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और केवल 6 माह तक कार्यवाहक रह सकते हैं। अनुच्छेद 66 से मतलब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसका जो होता है चुनाव पद्धति में, अनुच्छेद 67 कहता है कि कार्यकाल इसका 5 वर्ष का है। वहीं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, यह अनुच्छेद 56 में कहा गया, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 67 वर्ष का है। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि 5 वर्ष का है। और अनुच्छेद 68 है पद रिक्त होने पर चुनाव 6 महीने के भीतर होगा। और अनुच्छेद 69 से मतलब है शपथ मुख्य न्यायाधीश या उनके अभाव में वरिष्ठ न्यायाधीश इसे दिलाते हैं। अनुच्छेद 71 से मतलब है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता है अनुच्छेद 66-67 के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर न हो, यह योग्यता दी गई है। उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो उपराष्ट्रपति की हमारे संविधान में क्या भूमिका है कि राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होते हैं हमारे। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से एक बैकअप पद है। उपराष्ट्रपति पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है। राष्ट्रपति पद का ये कहा गया है आर्टिकल 33 में, 63 में ये कहा गया है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो दिया गया है वो आर्टिकल 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा दिया गया है कि उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं। ये किस सदन के होते हैं? राज्यसभा के। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 से है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आर्टिकल 66 में कहा गया कि संसद के दोनों सदन निर्वाचित प्लस नामित के सदस्य चुनाव में भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का होता है। आर्टिकल 67 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु मंत्री परिषद है।
आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। आर्टिकल 77 में कहा गया कि केंद्र सरकार के कार्य निष्पादन का तरीका इसमें कहा गया है। आर्टिकल 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य, क्या कर्तव्य प्रधानमंत्री के हैं? तो भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री समझे कि भारत का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है वो राष्ट्रपति नाम मात्र का ही होता है। वास्तव में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत की वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख राष्ट्रपति नाम मात्र का ही होता है, वास्तव में प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे इसके पास लोकसभा में बहुमत मत होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनता है जिसके पास में लोकसभा में बहुमत होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु लोकसभा का विश्वास होने पर कभी भी ये हट सकता है। शक्तियां और कर्तव्य, प्रधानमंत्री की शक्तियां और क्या कर्तव्य हैं? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है कार्य, और राष्ट्रपति को सलाह देना भी कार्य है, और लोकसभा में सरकार का नेता होना, और विदेश नीति, रक्षा नीति, कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, और मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन यानी कि बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। ये 3 श्रेणी में होता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है प्रधानमंत्री का? आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही पूरी मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, किसी मंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे हटा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, परंतु उसे वही व्यक्ति चुनना पड़ता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है प्रधानमंत्री की, लेकिन उसी व्यक्ति को चुनते हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुखिया होता है। जैसे ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। असली जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ही पास होती है। नेक्स्ट देखते हैं संसद से संबंधित। तो संसद क्या है? संसद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 79 से 122 तक संसद से संबंधित प्रावधान है। संसद की संरचना, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। अनुच्छेद
81 में कहा गया है कि अधिकतम सदस्य जो है 552 हो सकते हैं लोकसभा में। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। राज्यों से कितनी होगी? राज्यों से 530 होगी और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और 2 होती है राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन। अब 104वें संविधान संशोधन में 2019 से इसे समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ उसमें राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के जो सदस्य चुने जाते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 2024 तक जो इसका डाटा है वो 543 सदस्य हैं। कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का है अनुच्छेद 83 से, और आपातकाल में 1 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का। अध्यक्ष इसके लोकसभा के संचालक हेतु होते हैं। क्या विशेषता है? विशेषता यह कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, वास्तविक शक्ति का केंद्र है और वित्तीय अधिकार केवल लोकसभा के पास ही होते हैं। देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है कि अधिकतम सदस्य इसके 250 होते हैं और 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं। 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और अन्य जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, जिन्हें विशेष योगदान दिया हो। किसमें दिया हो? कि साहित्य में दिया हो, कला, विज्ञान या समाज सेवा में योगदान किसी ने दिया हो, तो उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान सदस्य जो हैं 245 सदस्य हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अध्यक्ष होते हैं लोग राज्यसभा के अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। संसद के प्रमुख अधिकार व कार्यपालिका। संसद के प्रमुख अधिकार व कार्यपालिका से संबंधित है विधायी कार्य। तो कानून बनाना केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची पर है। जो संसद के प्रमुख कार्य हैं, विधायी कार्य जो हैं, कानून बनाते हैं केंद्र सूची में और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन जो मान्य होता है वो केंद्र के द्वारा ही बनाया गया कानून ही मान्य होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य देखते हैं, यानी कि संसद के जो विधायी कार्य हैं वो संविधान संशोधन भी इनके विधायी कार्य में आता है। वित्तीय कार्य क्या है? वित्तीय कार्य है कि वार्षिक बजट पारित करना, कराधान का अधिकार और मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और न्यायिक कार्य जो हैं। न्यायिक कार्य में आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाना या न्यायाधीशों पर का महाभियोग। अन्य कार्य क्या है इनके? अन्य कार्य हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी, उपराष्ट्रपति का चुनाव, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन। संसद पर महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है कि भारतीय संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, तो भारतीय संसद जो बनती है वो बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। आर्टिकल 79 में संसद राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? वो 552 इसमें होनी चाहिए। आर्टिकल 81 में कहा गया कि 530 राज्यों से होंगे सदस्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश से होंगे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन अब ये 2019 से ये प्रक्रिया समाप्त कर दी है।
राज्यसभा को क्यों अस्थायी सदन कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त किए जाते हैं। मनी बिल केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? मनी बिल केवल लोकसभा में ही ये प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। संसद की कार्यवाही से संबंधित है कि संसद का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यवाही को नियम प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित किया जाता है। और संसद के जो सत्र होते हैं, अनुच्छेद 85 के अनुसार कहा गया कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं। 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय अवधि होगी वो 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के प्रमुख सत्र बजट सत्र फरवरी से मई तक, और सबसे लंबा और महत्वपूर्ण जो सत्र है, इनमें वित्तीय वर्ष का बजट पेश और पारित होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक का इस सत्र है, मानसून सत्र। इसमें सामान्य विधायी कार्य व चर्चाएं होती हैं। और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक चलता है, अपेक्षाकृत छोटा सत्र है। संसद की कार्यवाही का दैनिक कार्यक्रम क्या है? संसद का दैनिक कामकाज नियमानुसार होता है। प्रश्नकाल होते हैं, शून्यकाल होते हैं, और फिर नियमित कार्यवाही। प्रश्नकाल से मतलब है कि सामान्य प्रश्नकाल से संबंध है समय प्रत्येक कार्य दिवस की पहला घंटा। प्रश्नकाल से संबंधित है कि प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा यानी कि 11 से 12 बजे तक का समय जो है ये। उसके बाद महत्व इसमें सांसद मंत्री से सवाल पूछते हैं और मंत्री को जवाब देना होता है। संसद मंत्री से सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देना होता है। उद्देश्य क्या है? सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है प्रश्नकाल का। प्रश्नों के कितने प्रकार हैं? प्रश्नों के जो प्रकार हैं, एक सितारेदार प्रश्न। सितारेदार प्रश्न वे होते हैं जिनमें उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तर पुस्तिका में स्टार से चिन्हित किया जाता है। दूसरा होता है असितारेदार प्रश्न। असितारेदार प्रश्न वे होते हैं जो लिखित उत्तर दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और लघु सूचना पत्र से मतलब है कम सूचना 10 दिन से कम पर पूछे जाते हैं और तत्काल महत्व के विषय पर है, उत्तर मौखिक दिया जाता है। शून्यकाल से संबंधित है। आरंभ हुआ था शून्यकाल का 1962 में पहली बार प्रयोग किया गया था। समय प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद 12 से 1 बजे तक का इसका समय है। विशेषता क्या रही है? संविधान या नियमावली में उल्लेखनीय नहीं है। संसद बिना पूर्व सूचना के जनता के तात्कालिक मुद्दे उठा सकते हैं। महत्व क्या है कि जनता की समस्याओं को तुरंत सरकार तक पहुंचाने का एक साधन है। इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय है वो 6 माह का समय अधिकतम है, इससे अधिक नहीं हो सकता। आर्टिकल 85 में 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और संसद का कौन सा सत्र सबसे लंबा और महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये माना गया है बजट सत्र। बजट सत्र माना गया है। यह सत्र में पूरे वर्ष का बजट प्रस्तुत और पारित होता है। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही में कब होता है? प्रश्नकाल कब होता है? प्रत्येक दिन की शुरुआत में ही प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही में कब होता है? कि प्रत्येक दिन की शुरुआत में होता है। शून्यकाल किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? शून्यकाल किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? शून्यकाल
कब प्रारंभ किया गया था? 1962 से शून्यकाल प्रारंभ किया गया था, 1962 से। पहली बार 1962 में शून्यकाल प्रयोग हुआ और तब से यह नियमित परंपरा बन गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, शून्यकाल किस दस्तावेज नियम में उल्लेखित किया गया है? शून्यकाल शून्यकाल किस दस्तावेज नियम में उल्लेखित किया गया है? किसी में भी ये उल्लेख नहीं किया गया है शून्यकाल। शून्यकाल संविधान या किसी नियमावली में उल्लेखित नहीं है, बल्कि यह एक अनौपचारिक प्रथा है। फिर देखते हैं समिति की संसद की समितियां। संसद की समितियों से संबंधित है कि संसद के कार्यभार को कम करने और विशेषता यह है कि विशेषज्ञता से काम करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा गठित होती हैं। इसके कार्य और रिपोर्ट संसद को सौंपी जाती है। समितियों के जो प्रकार हैं, समितियों के प्रकार हैं अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां तो अस्थायी प्रकृति की होती हैं, नियमित रूप से कार्य करती हैं। मुख्य प्रकार इसके वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य और सदस्य जो होते हैं 22 सदस्य इसमें होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्य जो होते हैं क्या की रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य होता है लोक लेखा समिति का। अस्थायी समिति का ये थी अस्थायी समिति, और फिर वित्तीय समिति, और फिर ये वित्तीय समिति में आता है लोक लेखा समिति। अनुमान समिति, इसके अध्यक्ष लोकसभा सदस्य होते हैं, सदस्य 30 होते हैं। अनुमान समिति में केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। अनुमान समिति में कार्य क्या होता है? कार्य होता है कि सरकारी विभाग के खर्चों का आंकलन करना। और सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति सदस्य होते हैं इसमें 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। कार्य होते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट की समीक्षा करना इसका कार्य होता है। विभागीय अस्थायी समितियां, विभागीय अस्थायी समितियां ये गठित की गई थी 1993 में गठित की गई थी। विभागीय अस्थायी समितियां कुल 24 समितियां हैं और इसमें जो है मंत्रालयों, विभागों के कामकाज की इसमें जांच की जाती है विभागीय अस्थायी समितियों में। उसके बाद देखते हैं अस्थायी समितियां भी हैं, किसी विशेष उद्देश्य कार्य के लिए गठित होती हैं। कार्य पूरा होने पर ये समाप्त हो जाती है, इन्हें कहते हैं अस्थायी समितियां। उदाहरण के तौर पर चयन समिति, संयुक्त समिति और किसी विशेष विधेयक या घोटाले की जांच के लिए बनाई गई समिति। अन्य प्रमुख समितियां याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, व्यवसाय सलाहकार समिति और सरकार आश्वासन समिति और नियम समिति। संसद की समितियों पर अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? लोक लेखा समिति का गठन ये कब किया गया था? 1921 में किया गया था लोक लेखा समिति का गठन। तो 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। भारत में पीएसी का गठन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद 1921 में किया गया था। अनुमान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अनुमान समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित लोकसभा के सदस्य जो हैं अनुमान समिति के अध्यक्ष होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक उपक्रम समिति के जो सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है इनके सदस्यों की संख्या। विभागीय अस्थायी समिति किस वर्ष गठित की गई थी? विभागीय अस्थायी समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 1900
1993 ईस्वी में गठित की गई थी विभागीय स्थायी समिति। चयन समिति किस श्रेणी में सम्मिलित की जाती है? चयन समिति अस्थायी समिति की श्रेणी में अब देखते हैं महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद। महान्यायवादी से संबंधित जो अनुच्छेद है 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। वह हर व्यक्ति की नियुक्त हो सकता है जो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य सकता हो। कहने का मतलब यह है कि महान्यायवादी वह व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन व्यक्ति रह सकता है? यानी 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिकतम अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का परख ज्ञाता हो। इसका कार्यकाल संविधान में निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय पद से इसे हटाया जा सकता है। महान्यायवादी को वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कार्य के आधार पर फीस मिलती है, नियमित वेतन नहीं है। कर्तव्य और कार्य क्या है? कि राष्ट्रपति को विधिक सलाह देना इसका कार्य है, कर्तव्य है, और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना और सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना इनका कार्य है। किसी भी विधि मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं है। संसद के किसी भी कार्य में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन उसमें बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या विशेषता है अटॉर्नी जनरल की? तो एसीआई भारत सरकार का प्रमुख एक विधि अधिकारी होता है और यह मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। यह सरकारी वकील के साथ साथ जनता का वकील भी है और इसलिए इसे निजी मामलों में भी वकालत करने की अनुमति है कुछ शर्तों के साथ। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पर ये अपने पद पर बने रहते हैं। और भारत के महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसमें योग्यता होनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता इसमें होनी चाहिए, तभी ये भारत का महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी संसद में क्या करते हैं? बोल सकते हैं और वोट दे सकते हैं। संसद में बोल तो सकते हैं, वोट तो नहीं दे सकते। केवल वोट दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। बोल सकते हैं परंतु वोट नहीं दे सकते महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का, ना ही 5 वर्ष का है ना ही 6 वर्ष का है। राष्ट्रपति की इच्छा के पर पद है, तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी सितंबर 2025 में 25 से कौन है? सितंबर 2025 से वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। जय हिंद, जय भारत।